हेलो फ्रेंड्स, प्रबंध क्लासेस की यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात त्रिवेदी है। मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं अपनी बातों को एक कविता के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। कविता घनश्याम अग्रवाल जी की लिखी हुई है, जो कि बहुत अपने जमाने के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। और जिस समय ये कविता लिखी गई थी और मौजूदा वक्त तक ये कविता बड़ी प्रासंगिक है। कविता की बोल है, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जाड़ा गर्मी वर्षा सहता कभी न करता वह आराम। बात हो रही है भारतीय कृषक की। पहले हम ये समझते हैं हम कृषि के बारे में बात ही क्यों करें, क्योंकि आपको तो डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, वैज्ञानिक बनना होगा, लाखों करोड़ों रुपए आपको कमाने होंगे, तो आप कृषक की बात क्यों करेंगे। कृषक जैसे ही शब्द आपके कानों में पड़ता होगा, एक कचड़े में एक मिट्टी से लिपटा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति की मूर्त जो कि एकदम कचड़े में सना हुआ है, वो आपको नजर आती है। एकदम बुरा सा धुंधला सा चेहरा उसका दिमाग में आपके आ रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो वो छवि थोड़ी अस्पष्ट हो रही होगी। अगर आप शहरी पृष्ठभूमि से होंगे तो किसान की छवि, जो किसान के बारे में आपके सामने बात की जाती है, एक धुंधली सी छवि आपके सामने बनती होगी कि किसान होता है कोई आदमी जो कि एकदम गरीब सा, फटे पुराने कपड़े हैं, मिट्टी से सना हुआ शरीर है, पसीना बदबू दे रहा है, कुछ ऐसी छवि आपके मन में बनती होगी। तो पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि आप किसान के बारे में बात ही क्यों करें, क्यों आप बात करें किसी के बारे में। क्योंकि जबकि बनना तो आपको डॉक्टर है, बनना तो आपको इंजीनियर है, बनना तो आपको कुछ और है, तो आप कृषि के बारे में क्यों बात करें। तो कृषि की बात करने में जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारी मौजूदा हालत है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, अगर हर प्राणी कार्निवोरस हो जाए, नॉनवेज खाने वाला हो जाए, मांसाहारी हो जाए, और आप जानते हैं कि जो मौजूदा हमारी जनसंख्या लगभग 7 बिलियन के आसपास हम लोग हैं, और 7 बिलियन की जनसंख्या अगर दिन प्रतिदिन जीव जंतुओं को खाना प्रारंभ कर दे, तो वो मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूं कि हद से ज्यादा 30 से 35 दिनों के बाद क्या होगा कि संसार से सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य को छोड़ करके बाकी जो जीव जंतु होंगे वो खत्म हो जाएंगे और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जितनी रैपिड ग्रोथ एनिमल्स वगैरह की है, उससे कहीं ज्यादा फूड ग्रेन्स की होती है, अनाजों की होती है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है, उनकी जो प्रजनन क्षमता है, उसमें काफी वक्त लगता है, वो सीमित मात्रा में होता है। लेकिन उसकी तुलना में जो कृषि कार्य होता है, अनाज बोने का जो कार्य होता है, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि आज हम लोग जी रहे हैं, यही वजह है कृषि के माध्यम से हम लोग जी रहे हैं। कृषि जिस प्रकार आदि मानव ने आग का खोज किया, एक क्रांति सी आ गई मानव सभ्यता में, एक क्रांति सी आ गई मानव सभ्यता में, समझ रहे ना, एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं। आग का आना मतलब समझ लीजिए, आज आप जो ये इन्वर्टर, लाइट, जो भी चीज आप देख रहे हैं, नहीं तो रात में कोई कार्य संभव ही नहीं हो पाता, लाइट ही के माध्यम से ही रात में कार्य प्रारंभ हो पाता है। उसके बाद चक्के का आविष्कार, जो आप देख रहे हैं, तो माल ढुलाई का ट्रेन से लेकर के और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां जो चलती हैं, उसमें जो चक्के का प्रयोग होता है, जब चक्के का युग आरंभ हुआ तो वो भी एक क्रांति लेकर के आया। उसी प्रकार जब मनुष्यों ने अनाज के बारे में जाना, अनाज की क्वालिटीज के बारे में जाना, उनके क्वांटिटीज के बारे में जाना कि अनाज होता क्या है, अनाज को बोते कैसे हैं, उसको काटते कैसे हैं, उत्पादन कैसे करते हैं, तो आदि मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो मौजूदा कृषि की पद्धति आप देख रहे हैं, पहली जैसी नहीं थी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि उसमें सुख सुविधाएं नहीं थी। आज तो ट्रैक्टर हो गए हैं और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं होता था। फिर भी मनुष्य ने इस काम को जो है निरंतर किया, क्योंकि उनको इस बात को पता चल चुका था कि अनाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो कृषक जो होता है, आप लाखों पैसे कमा लीजिए, इंजीनियर बन के आप लाखों करोड़ कमा लीजिए, बिजनेसमैन बन के आप लाखों करोड़ कमा लीजिए, डॉक्टर बन के आप लाखों करोड़ कमा लीजिए, लेकिन आप लाखों करोड़ कमाने के बाद नोट नहीं खाएंगे, आप खाएंगे क्या? अनाज। अनाज के बिना हमारा जीवन जो है संभव ही नहीं है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक बात करने वाले हैं, वो अभी भारतीय सरकार की, जो वर्तमान समय हमारी भारत की सरकार है, एनडीए की पार्टी, जिसकी आम बोलचाल भाषा में भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, उन्होंने अध्यादेश के द्वारा कृषि में 3 सुधार बिल को लेकर के आए हुए हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों में जगह जगह पर किसानों द्वारा विद्रोह किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि क्या ये जो कृषि विधेयक आया है, क्या ये किसानों के पक्ष में है? अगर पक्ष में है तो 2-3 राज्यों के किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये पूर्णतः विपक्ष में है तो भारत के और सारे किसान इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे विपक्ष का है। विपक्ष क्या कर रहा है? आज का विपक्ष नहीं, जब से आजाद हिंदुस्तान, जब से आजाद हुआ हमारा भारत, तब से लेकर के हमारे देश में विपक्ष का मतलब ये समझा जाता है कि सामने वाला जो कर रहा है हमें उसका विरोध करना है। जैसे किसी
सुधार बिल को लेकर के कांग्रेस की सरकार 2012 लाने वाली थी, इसको इसी बिल को कांग्रेस की सरकार लाने वाली थी, उसमें बीजेपी पार्टी इसका विरोध किया था। अब आज इसको बीजेपी पार्टी लेकर के आ रही है तो कांग्रेस का विरोध कर रही है। ये हमारी भारतीय राजनीति खामियां कह सकते हैं आप। फिलहाल हमें राजनीति नहीं जाना है, हमें बात करनी है कि इस सुधार बिल में क्या क्या है। पहले हमें ये बात करनी है कि कृषि का इंपॉर्टेंस क्या है, कृषि के लिए क्यों जरूरी है, क्या सुधार बिल लाना जरूरी होता है उसमें, क्या इसके पहले कभी सुधार नहीं आया था। दूसरा हम ये बात करेंगे कि ये सुधार इसमें है क्या क्या, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, बाद में इसके बाद डिस्कस समझेंगे। तो पहले हम कृषि की महत्ता के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कृषि की महत्ता हमारे जीवन में कितनी है। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की एक उपन्यास लिखी हुई थी, मुझे लगता है आप सभी ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो कम से कम नाम तो सुना ही होगा। उसका नाम है गोदान। गोदान एक कृषि पर निर्भर उपन्यास है। उसमें हुरिया गोबर, उसमें यह दिखाया गया कि कैसे सामंतवाद में हमारा भारतीय कृषक जो हमारा भारतीय सामंतवाद एकदम दबाया हुआ था उसके द्वारा, एकदम प्रेशराइज कर दिया गया था उसके द्वारा। इतनी सी जमीन के लिए इतना सा लगान देना पड़ता था, किसान खुद मर जा करके उसमें मेहनत करता था, लेकिन बाद जो एवज मिलता था, सामंत के द्वारा जो एवज मिलता था वो बिल्कुल एकदम नगण्य होता था। उसके बारे में जो एवज मिलता था, जो उसके उनकी किसान की आमदनी होती थी वो ना के बराबर होती थी। जिससे आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसानों की स्थिति जो आज दैनिक बनी हुई है ये आज की स्थिति नहीं है। आज से लेकर के आज तक किसानों की स्थिति कभी सुधार नहीं देखा गया है। कभी मोकला आंदोलन होता है तो गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, और पूस की रात मुझे कहानी याद आ रही है जिसको शायद मुंशी प्रेमचंद जी उसको भी लिखी हुई है। उसमें भी क्या होता है कि किसान रहता है, वो अपनी रजाई खरीदने के लिए इंतजार करता रहता है, मैं अनाज उगे मेरा, मैं अनाज को बेचूं बाजार में जा करके, और जो उससे पैसा मिले मैं उस पैसे से रजाई खरीदूंगा, जिससे जो पूस की ठंड होती है उस ठंड भरी रात में उस रजाई को ओढ़ करके मैं अपनी ठंड को दूर करूंगा। लेकिन आप उस कहानी में ये पढ़ेंगे, लास्ट ये होता है कि एक सामंत जिसके अंदर वो काम करता रहता है, उसकी किसानी करता रहता है, पौने 2-3 पैसे 4 पैसे उसमें उस रजाई आती थी। ये 1921 के 39 के बीच की बात हो रही है, क्योंकि लगभग जो उपन्यास और कहानियां मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है उन्हें 1921 लेकर 39 के बीच लगभग लिखी हुई है। तो वो पैसा जो रखा रहता था उससे सामंत आता है और उससे पैसा वो छीन के ले चला जाता है, अरे मेरा टैक्स हो गया एकदम, और उसकी जेब में पैसा एकदम नल हो जाता है, किसान के एकदम पैसा खत्म हो जाता है उसकी जेब से। और किसान को अपने खेत की रखवाली भी करनी है, क्योंकि अभी सामंत जो था उसका कर्ज जो उसने कर्जा लेकर के धान उगाया जो भी किया हुआ है वो जो है अभी क्या कर्जा पड़ा हुआ है। अब अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान जो है अगली बार वो भी कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसलिए वो रात में रखवाली करने के लिए खेत में जाता है अपने कुत्ते के साथ, और रात भर ठंडी से ठिठुर कर किसी तरीके से वो रात को पूरा करता है। मुंशी प्रेमचंद अपनी इस कहानी के माध्यम से उस समय किसानों की स्थिति को दर्शाना चाहते थे। उस समय की किसानों की स्थिति और अब की किसानों की स्थिति से आप तुलना करेंगे, अंतर बेशक है, लेकिन जो अंतर आना चाहिए था वो अंतर आ नहीं पाया। बाकी क्षेत्रों के मतलब जैसे टर्शियरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इसमें जितना उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है उतना इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। मैं आपको शायद एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, 1950 के आसपास से लेकर के और मौजूदा जो हाल 2020 चल रहा है, किसानों की आय माने से पहले 1 रुपए थी तो आज 21 रुपए हो गई, लगभग 21 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन उसके अलावा आप अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाते हैं, शिक्षक के पैसे में और किसी पैसे में आप देखते हैं तो 100 से 180 200 दुगना उनका ग्रोथ हो चुका है, इकोनॉमी का ग्रोथ उनका हो चुका है। तो हमारा किसान इतना गुजरा सा क्यों महसूस होता है, जबकि आपको यह बात मालूम होगी। अगर आपसे एक बात कही जाए, आप इस वाकई कल्पना कीजिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आज से आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा, आज से आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आप कितने दिन रह पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत अगर स्टेमिना वाले आप हो तो 11 से 12 दिन, 15 दिन बस। अगर उसके बाद आपको खाने कुछ ना दिया गया तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे। तो बात यहाँ खाने की हो रही है, बात हमारे आपके खाने की हो रही है, और इस खाने को उगाने वाला कौन है? किसान। आज किसान चिलचिलाती धूप में जाकर के दिल्ली में पुलिस लाठियां खा रहा है। अगर हमारे भगवान के सामान वाला किसान जो कि हमें अन्न देता है, जिस प्रकार हमें भगवान ने पैदा किया है, उसके डंडे खा रहा है। हमारा भगवान ने हमें पैदा किया है और जो हमें जीवित रख रहा है वो किसान ही है, तो किसान हमारा दूसरा भगवान हो गया। और आज हमारा भगवान पुलिस की लाठियां खा रहा है। तो क्या सरकार
कि ये कार्य है, क्या ये सरकार का नैतिक कार्य है? और आप ये भी जानते हैं कि जो सरकार का वोट बैंक है, जो सरकार का वोट बैंक वो तो किसान भी तो है, और सरकार क्यों चाहेगा तुम्हारा वोट बैंक खराब हो? तो सरकार का फायदा नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात सरकार किसान का फायदा सोच रही होगी, क्योंकि किसान का वोट उनको लेना है सरकार को, लेकिन सरकार किसान फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस बिल में क्या है जो हमारी अध्यादेश के द्वारा हमारी सरकार ने लाया हुआ है, इसकी खामियां क्या है, इसके फायदे क्या है। तो पहला बिल जो हमारा है वो है एसेंशियल कमोडिटीज, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसका इतना सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि स्टोरेज को लेकर बात की जा रही है। पहला जो हमारा बिल है उसका मेन मोटिव क्या है, स्टोरेज को लेकर बात की जा रही है, मतलब बड़ी बड़ी गोदाम बना करके उसमें माल स्टोर करने की बात की जा रही है। पहले क्या होता था, सरकार ने एक लिमिट फिक्स किया हुआ था कि इससे ज्यादा आप किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कोई आपकी जरूरी जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए मसाले, मान लीजिए आप मसाले का कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, मसाले का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, उसी मसाले से पूरी आपके जिले की पूरी भरपाई होती है, और वो इंडस्ट्रीज क्या करे, पूरे मसाले को अपने गोदाम में स्टोर कर ले, पूरे मसाले को अपने गोदाम में ठूस डाले, और जब आप मसाला लेने के जाएं तो कहेगा ऐसा कि मसाला हमारे पास नहीं है। तो कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा, आप जानते हैं जो हमारा महंगाई और मंदी का दौर चलता है, वो एक पक्ष ये होता है डिमांड और सप्लाई पर भी डिपेंड करता है, हालांकि उसके और भी पक्ष होते हैं, महंगाई का तो और भी पक्ष है, नोट की छपाई कम छपाई, नोट ज्यादा छप जाएंगे तो महंगाई आ जाएगी। आपको ये भी अजीब लग रहा है सुनकर, नोट ज्यादा छप गए महंगाई कैसे आएगी? उसके बाद उसके इस मुद्दे पर भी और हम लोग बात कर लेंगे कि किस प्रकार नोट छापने, अगर नोट सरकार ज्यादा छाप दे, आरबीआई हमारी नोट अगर ज्यादा छाप दे तो हम लोग अमीर नहीं हो जाएंगे, उल्टे हम लोग गरीब हो जाएंगे। इस टॉपिक को मतलब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले इसमें बात करते हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, मसाला हर लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई ठप पड़ी हुई है, लोग अपने गोदाम में स्टोर किए हुए हैं। तो सरकार ने क्या किया था, व्यवस्था किया हुआ था कि एक निश्चित अमाउंट के अलावा आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो इस सुधार बिल को लेकर आई है, इसका मोटिव यह है कि अब आप अपने माल को स्टोर कर सकते हैं। अब जो है माल का संग्रहण किया जा सकता है दो परिस्थितियों को छोड़ करके। एक आपदा के वक्त, कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है या फिर कोई युद्ध छिड़ गया हो, दो परिस्थितियों को छोड़ करके, या तो किसी देश से युद्ध छिड़ गया हो या कोई आपदा आ गई हो, तभी जाकर के आप स्टोर नहीं रख सकते। बाकी उसके जो अलग समय रहेगा उसमें आप माल को स्टोर कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है सरकार इस बिल को क्यों ला रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बताइए, अगर लोग जो है संग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे, बड़े उद्योगपति अगर अपने घर में माल संग्रह करना प्रारंभ कर देंगे, मसालों का भरमार अपने घर लगा देंगे और मार्केट से मसाला जब खाली हो जाएगा, मसालों के हाहाकार मचेगा, तो मसाला जो पहले 5 रुपए का बिकता था, डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई ठप पड़ी हुई है, उस मसाले की कीमत 7 से 8 रुपए हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो चिंता की विषय ये है कि सरकार इसको अध्यादेश के माध्यम से लाई है। पहले आप अध्यादेश को समझ लीजिए। भारतीय संविधान के 123 अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई कानून बनाना है, जैसा कि आप जानते हैं अगर कानून बनाना होगा हमें तो राज्यसभा और लोकसभा से हमें पारित करवाना पड़ता है। लेकिन अध्यादेश क्या होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है और संसद के दोनों सदन सस्पेंड है, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है और बहुत जरूरी है उस कानून को लाना, मतलब उसके बिना काम अब नहीं चल सकता, तो सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति के माध्यम से उस कानून को लेके आती है, और जब संसद प्रारंभ होता है उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, तब जाकर के वो अध्यादेश का रूप ले लेती है, उसको अध्यादेश कहते हैं। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के सदन सस्पेंड है, राष्ट्रपति कानून बना देगा और जब सदन चालू हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर दोनों सदन उसको पास करवा लीजिए, वो कानून बन जाएगा। ये हो गया अध्यादेश का कानून। तो सरकार इसी अध्यादेश के द्वारा ही तीनों बिल को लेकर के आई थी। और आपने अखबार में यह भी पढ़ा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर कह सकते हैं, जो गठबंधन का अकाली दल नाम की पार्टी जिसके साथ गठबंधन हुआ मोदी सरकार का, उसकी जो एक कैबिनेट मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इसके विरोध में आकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अकाली दल ने यह कहा है कि मैं पार्टी के विरोध में खड़े होने के लिए तैयार हूं, किसानों के हक के लिए लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूं। तो पहले हम क्या बात कर रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटीज का, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं
कि माल का संग्रहण पहले नहीं होता था। पहले अगर लिमिट से ज्यादा आप अगर संग्रहण करते थे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था, आपको फाइन मारा जाता था, आपको पनिश किया जाता था। लेकिन सरकार ने ये कानून लेके आया हुआ है कि अब आप जितना चाहे उतना माल संग्रहण कर सकते हैं, दो परिस्थिति को छोड़ करके, कोई आपदा ना आई हो और कोई युद्ध ना हुआ। फिलहाल इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं हुआ है। जो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है वो ये है फार्मर प्रोड्यूस, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा। जो मूल समस्या है किसानों की वो इन्हीं दो पे है। पहले उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले वाले कुछ फायदे भी है, वो मैं फायदे आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद दूसरे बात करते हैं हम लोग। फायदा जैसे क्या है स्टोरेज का। कभी कभी क्या होता था कि एक्स्ट्रा सप्लाई जब किसी भी मार्केट में किसी भी चीज की मात्रा बहुत बढ़ जाती थी, मान लीजिए जैसे उधार किया, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए जैसे आटा, मान लीजिए आप उधार किया आटा, मान लीजिए आप ये महसूस कीजिए कि अगर आटा जो है कोई छोटा सा बाजार है जहाँ 100 खरीदार रोज आते हैं और 100 बोरी वहां आटा आता था और किसी कारणों से सप्लाई वहां अचानक से बढ़ जाए, गेहूं ज्यादा पैदा हो जाए, किसान क्या करे, अपने घर थोड़े ना उसको आटा बना बाजार में बेचेंगे। किसान आटा बेचने के लिए गया, जहां जिस चीज की खपत खाली 100 बोरी थी तो अब वहां 200 बोरी पहुंच गई। अब किसान की जो गेहूं की एक बोरी की कीमत पड़ी वो 500 पड़ी हुई है, बाजार में मारामारी मची हुई है, हर कोई 450 बेचने तैयार हो गया है और हमारे यहाँ भंडारण की सुविधा है ही नहीं, भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। अब मजबूरी में आकर के जो गेहूं आपको जो आटा को 500 बेचना था उसको आप 450 में चले आएंगे। और इसके माध्यम से, इस कानून के माध्यम से जब भंडारण की सुविधा लोगों को मिल जाएगी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाकर अपना सामान बेच देंगे और अपने जो उनका सामान है उसका उचित दाम पा जाएंगे, उसका उचित दाम मिल जाएगा। इसका फायदा यही बस एक है कि अगर हमारे मान लीजिए अचानक से प्रोडक्शन किसी भी वजह से ज्यादा हो जा रहा है, आप जाइए किसी बड़े इंडस्ट्रीज के पास सामान अपना बेच चले आइए, उसके पास भंडारण करने की क्षमता है, सरकार आपको रोक नहीं लगाएगी, पहले तो रोक लगाएगी कि एक निश्चित अमाउंट ज्यादा आप बिना लाइसेंस के, मतलब लाइसेंस भी रहता तो लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाता, लाइसेंस बनता था एक सीमित सामान के लिए। तो हम दूसरे बात करते हैं, दूसरे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा। सबसे मेन मुद्दा इसी का है, इसका और नीचे वाले का भी, थर्ड वाले का भी है, लेकिन इन्हीं दोनों पे ज्यादा समस्या है। जो उत्पादन और व्यापार वाले पे ये है, पहले क्या होता था, सरकार ने एक मंडियां बनाई हुई थी। 1950 में क्या हुआ था कि एपीएमसी आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसको हिंदी बोलते हैं शॉर्टकट में बाजार समिति। जिस भी किसान का जब उनका अनाज हो जाता था, तो वो जाकर के एपीएमसी जो बाजार समिति होती है वहां जाकर के अपने माल को बेचते थे। ये सरकार ने 1950 में कानून या बिल, हर राज्य ने इसको बनाया हुआ था, कानून लेके आए थे, हर राज्य ने इसको स्वीकार किया हुआ था। तो आज की सरकार इसको हटाना चाहती है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये खराब था, इसको हटाना ही था, तो 1950 इसको लाया ही क्यों गया था? उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की मौजूदा परिस्थिति अलग है। सरकार का कहना है, जो मौजूदा स्थिति में जो बिल लेकर के आए हैं, उनका ये कहना है कि अब आप एपीएमसी के अलावा भी बाहर जाकर के, मंडी के अलावा भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। आप मंडी पर आपको निर्भर नहीं रहना है। और अब इसके पीछे कानून, इसके पीछे जो आंदोलन, जो विरोध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसे समझ लीजिए आप। जैसे क्या होता था, पहले आप ये समझिए कि ये कानून पहले 1950 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? वो इसलिए लाया गया था, पहले क्या होता था, जो साहूकार होते थे, साहूकार, उनसे छोटा किसान जाके कर्ज लेके आता था और उस कर्ज की भरपाई वो नहीं कर पाता था, किन्हीं कारणों से अगर नहीं कर पाता था, वो क्या करता था, खेत में आकर के उसकी फसल को नष्ट कर देता था और जो उसमें से निकलता था उसको लेके चला जाता था, किसान के हाथ कुछ नहीं लगता था। तो सरकार ने इस सब व्यवस्था को खत्म करने के लिए, किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए एपीएमसी की व्यवस्था की गई थी। एपीएमसी में फायदा क्या है, किसानों का फायदा क्या है, आप पहले से समझिए। किसानों का फायदा क्या होता था, किसान जाता था वहां एपीएमसी जो बाजार समिति का एक नायक बनके बैठा होता था, उसका चुनाव करवाया जाता था, चुनाव से बनता था, बाजार समिति का मालिक बनता था, अध्यक्ष बनता था वो। वहां पे कई सारे अड़तिया लोग लगे रहते थे, वो आपके अनाज की बोरी लगाते थे, अनाज की बोरी लगती थी आपके। जैसे कोई अड़तिया गया, हम 25 रुपए गेहूं खरीदने तैयार हैं, कोई अड़तिया बोला हम 30 खरीदेंगे, कोई बोला हम 35 खरीदेंगे। इससे क्या होता था, किसान को अपने अनाज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल पाता था। लेकिन अब इसमें खामियां क्या आने प्रारंभ हो गई, खामियां ये आना हो गया कि अड़तियों के आपसी गठजोड़, जो उनका आपसी गठजोड़ बना उनका, वो आपस समझौता कर लेते थे कि कोई किसान आएगा तो हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी को हम लोग नीचे दिखा देंगे,
कह देंगे इसकी क्वालिटी खराब है और उसके दाम को जो है एकदम डाउन कर देंगे, सब लोग मिलेगा ना एक साथ, दाम को डाउन करके खरीद लिया जाएगा, उसके बाद बड़े मार्केट में बेच दिया जाएगा, जो प्रॉफिट परसेंट में हमारा होगा, जो प्रॉफिट वाला परसेंट होगा आपस में डिवाइड कर लिया जाएगा। अब सरकार ये सोच रही थी कि जब इन बिचौलियों का ये रवैया सरकार ने देखा तो सरकार की मंशा ऐसी हुई कि क्यों ना किसानों को ऐसी छूट दी जाए कि वो जाकर के बाहर अपना सामान बेच सके, अपना सामान वो बाहर भी जाके बेच सके, एपीएमसी के अलावा भी, मंडियों के अलावा भी अपना जाके बेच सके। हालांकि आपको इस बात से हैरानी होगी कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अभी आप आंकड़ा देख जानिए कि लगभग 54% लोग ऐसे थे हमारे भारत में किसान जो कि अपना अनाज छोटे साहूकार, छोटे किराने की दुकान ऐसे जगहों पे बेचते थे। सिर्फ 6%, ओनली 6% जो फार्मर होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वो अपना मंडी में सामान लेके जाते थे। अड़तिया लोग इससे परेशान है, उनका कहना है उनका रोजगार चला जाएगा। अड़तिया आप समझ ना, अड़तिया कौन था? अड़तिया वही व्यक्ति होता है जो बाजार समिति में अध्यक्ष के नीचे काम करता है। वो किसान के द्वारा जो लाया गया अनाज है उस पर वह बोली लगाता है और उस अनाज को खरीद करके अन्यत्र बेचता है जहां जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रक, आपके पास गोभी, एक ट्रक गोभी आपके खेत में हुई है, अब आप एक ट्रक गोभी लेकर के विदेश में बेचने जाएंगे नहीं, मान लीजिए आपको विदेश में भारत की तरफ से गोभी खरीदने की खेप आई है, गोभी खरीदने की मांग विदेशों से आई हुई है। अब आप एक ट्रक लेकर के गोभी वहां जा नहीं सकते, तो आप क्या करते थे? आप मंडी एपीएमसी बेच देते थे, वहां से गोभी हो गया करता था, विदेशों में बेच देता था। अब एपीएमसी खत्म होने से क्या होगा? अब आप छोटे किसान हैं, आप बाहर कहां बेचोगे जाकर? एपीएमसी के कहां बेचोगे आप? सरकार एपीएमसी खत्म ही नहीं कर रही है और ये कह रही है कि एपीएमसी बाहर भी बेच सकते हैं, तो मिला जुला के कुछ नहीं करने वाला है। मोटा मोटी बात यही है, कोई उससे नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसका सेकंड वाले का बस सीधा सीधा इतना मतलब है कि जो किसान अभी तक ये मजबूर थे कि एपीएमसी में ही जाकर के, आप मंडी में ही जाकर के अपना अनाज बेच सकते थे, अब मंडी के अलावा बाहर के बाजारों में जाकर के आप अपना सामान बेच सकते हैं। दूसरे बिल का बस इतना सा मतलब है। उसके फायदे नुकसान आप समझ रही हैं। फायदा क्या था कि किसान का जो है अड़तिया लोग बोली ज्यादा लगा देते थे कभी कभी, तो जो 16 रुपए किलो गेहूं आम जगह बेचता था, अड़तिया लोग 25 से 22 देते थे, क्योंकि उनको बाहर बेचना होता था, वहां से उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता था, तो 25 से 22 में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। किसान की परेशानी ये थी कि जब से बिचौलिया लोग ने, अड़तिया लोगों ने आपस में जो है गठजोड़ कर लिया, तो अब तक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि गठजोड़ हो गई, तो अब किसानों का नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कैसे? अब उनका सब लोग आपस में मिल गए, सबका एक दूसरे से संबंध है, सब कह रहे भाई देखो ऐसा है, उस अनाज को बता रहे हैं ये डुप्लीकेट है, खराब है, ये सही नहीं है, और कम दाम पे खरीद लेना। अब किसान की मजबूरी है, क्योंकि किसान अब जाए तो जाएगा, लेकिन अब उनको स्वतंत्रता हो चुकी है और वो मंडी के अलावा अन्य भी, बिहार के किसान जाके तमिलनाडु में गेहूं बेचे, तमिलनाडु किसान आके पंजाब में गेहूं बेचे, अब कोई समस्या से नहीं होगी। जो हमारा तीसरा है वो ये है कि द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस रेफरेंस, एम्पावरमेंट प्रोडक्शन, ये है मूल आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा। इसमें क्या है, इसको अगर एक शब्द कहें तो कॉन्टेक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। कॉन्टेक्ट फार्मिंग, कॉन्टेक्ट फार्मिंग जैसे क्या है, मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी आपका एक छोटा इतना बड़ा सा एरिया आपका है, बड़ी सी कंपनी आएगी, बोले भैया आप गेहूं पैदा कीजिए, आप गेहूं पैदा कर दीजिए और आपके फसल होने से पहले मैं आपकी फसल का दाम लगा दे रहा हूं। जैसे कि फसल हुई नहीं है अभी, गेहूं के सीजन में आ गया और बोला फसल आपकी हुई नहीं है, आप गेहूं बोइए और मैं आपका गेहूं 25 रुपए किलो खरीदूंगा, मैं आपका गेहूं 25 रुपए किलो में खरीद लूंगा। इससे किसानों को तो खुश होना चाहिए कि उनकी फसल के उत्पादन होने से पहले उनकी फसल का मूल्य लग चुका है, लेकिन नहीं, इसकी खामियां क्या है आप इसको समझिए। मुझे भी इससे समस्या है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, मुझे भी इससे बहुत समस्या है। इस थर्ड वाले से सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होगा, प्राइवेट कंपनी, ब्रेड की कंपनी आपके गांव में आएगी और गेहूं आपका बहुत सारा जो है फसल होने से पहले ही वो आपकी गेहूं के ऊपर अपना दाम लगा देगी। ठीक है, समस्या क्या है इसको जान लीजिए आप कि मुझे भी इससे बहुत समस्या है, जैसे मैं पहले बता चुका, मुझे समस्या है इससे। समस्या इससे ये है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी आती है, उसने 25 रुपए किलो गेहूं का रेट लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, किसी कारणवश बरसात ज्यादा हो गई, किसी कारणवश उस बार क्या हुआ, अनाज की जो कीमत थी वो बढ़ करके 25 से 50 रुपए पहुंच गई। पहले क्या होता था, किसान क्या करता था, सरकार जो एमएसपी घोषित करती थी
एमएसपी अभी बात करेंगे, एमएसपी इसके बाद जस्ट मैं आपको समझा एमएसपी क्या होता है। अभी आप जान लीजिए कि सरकार द्वारा एक मानक मूल्य होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको। ये सरकार एमएसपी जब घोषित करती थी कि इतने रुपए का गेहूं खरीद लेंगे, अगर सरकार को किसान को लगता था कि इस एमएसपी ज्यादा बाजार में माल बिक रहा है हमारा, तो सरकार क्या करता, किसान क्या करता था, सरकार को गेहूं ना बेच करके बाजार में जाके गेहूं बेच देता था अपना। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, ब्रेड की कंपनी वाला आएगा, अगर उसने आपका उत्पादन होने से पहले 25 रुपए किलो गेहूं अगर मूल्य लगा दिया है, ठीक है, तो उससे ऊपर वो नहीं लेगा, चाहे बाजार से कीमत अब चाहे जितनी भी हो जाए, उससे ऊपर अब वो नहीं लेने वाला है। इससे किसानों का घाटा होना प्रारंभ हो गया। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आज जो है प्राइवेट जो सरकार हमारी निजीकरण पे इतना ज्यादा जोर दे रही है, प्राइवेट पे इतना ज्यादा जोर दे रही है, आगे चल करके जब इनके और सारे आयाम नष्ट हो जाएंगे, मंडियों में कोई जाएगा नहीं, एपीएमसी में कोई माल बेचेगा नहीं, क्योंकि जनता स्वतंत्र हो गई है, चाहे जहां माल दे सकती है, मंडी वहां हो जाएगी बंद। अब इनका गेहूं अब वहां माल हो गया 50 रुपए किलो, लेकिन इनसे इनका कांटेक्ट हो चुका है प्राइवेट कंपनी से, अब 25 रुपए किलो ज्यादा गेहूं बेच नहीं सकते हैं, चाहे इनकी कितनी भी लागत ना। मान लीजिए उदाहरण के आप मान लीजिए एक किसान था, एक किसान है, मान लीजिए 1 बीघे खेत है उसकी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, उसने अपना ब्रेड कंपनी बनाने, जो ब्रेड वाली आई थी, उससे कहा ठीक है, उसने कहा सिर्फ 25 रुपए गेहूं खरीद लेंगे हम गेहूं। अब उसने लागत लगा करके लगभग उसने 5000 रुपए का लागत लगा लीजिए, मोटा मोटी मान लीजिए, और उसके बाद क्या हुआ, बरसात ओला पड़ गया, कुछ पड़ गया, जिसकी वजह से फसल का नुकसान हो गया। अब फसल जो बन करके तैयार हुई है वो सिर्फ 4000 रुपए मूल्य के बराबर है, जो ब्रेड वाले भैया लगा के गए थे, जो ब्रेड वाले भैया लगा के गए थे दमवा, तो वो 4000 रुपए भर का है। अब इनका खर्चा बैठ चुका 5000 रुपए। अभी मंडी में जब दाम पता करने गए तो पता चला कि गेहूं का दाम इस साल बढ़ा हुआ है, क्योंकि गेहूं सबका बर्बाद हो गया था, मंडी में उसका 6000 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब इनका इनके साथ कांटेक्ट हो चुका है, प्राइवेट वाले के साथ कांटेक्ट हो चुका है, अब वो बाहर नहीं दे सकते, अब इनका अपना नुकसान 6000 रुपए। और जैसे मैं बताया ना कि प्राइवेट सरकार प्राइवेट की तरफ जो जोर दे रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है, निजीकरण की तरफ जो है, कल का एपीएमसी बंद हो जाएगा, जो उधर कोई जाएगा नहीं तो, और प्राइवेट क्या करेगा आगे चल के मनमाना हमसे काम करवाएगा, हमसे जो मन क्या वो दाम देगा, मजबूरी हमारे पास बेचने का कोई चारा नहीं बचेगा, हम उसको ही बेचेंगे। जो पुरानी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, फिर हम उसके जो है अग्रसर हो रहे हैं इस कानून के माध्यम से, ये जो बिल लेकर के आए। लेकिन जो मेन हमारे किसान परेशान है, वो इस बात से परेशान है कि जो हमारा एमएसपी, किसानों को लग रहा है कि सरकार हमारे एमएसपी को खत्म कर देगी। और मैं जैसे कह चुका हूं कि एमएसपी के बारे में हम लोग बात करेंगे, अब एमएसपी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एमएसपी क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, बस मैं बता रहा हूं। इसका जो मेन मुद्दा है वो एमएसपी को लेकर के है। किसानों को ये लग रहा है कि सरकार उनके एमएसपी को खत्म कर देगी। अब एमएसपी क्या समझ लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइवेट कंपनी का कोई ब्रेड वाला आएगा और दाम लगा देगा गेहूं को उत्पादन करके, यही काम जब प्राइवेट का आदमी ना करके सरकार का आदमी करता है उसको ये मसले बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के खाद्य की सुरक्षा के लिए अनाज का एक मोटा मोटी दाम लगा देती है कि आप अपना गेहूं मतलब बोइए, और अगर गेहूं अगर कहीं नहीं बिकेगा तो कम से कम हम 20 रुपए किलो खरीद ही लेंगे। मान लीजिए गेहूं इस बार बर्बाद हो गई, 16 रुपए किलो गेहूं बिकने लग जाए, 16 रुपए किलो गेहूं बिकने लग जाए तो किसान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो गेहूं की उसकी लागत मानो 17 रुपए आई हो तो उसका नुकसान होगा। इसीलिए सरकार जलवायु को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए क्या करती है कि एमएसपी डिसाइड करती है, कह देती है कि एक अनाज के पीछे मैं कितना रुपए आपको जो है एमएसपी दूं। मान लीजिए गेहूं जो है मैं 25 रुपए किलो का नहीं खरीदूंगा, सरकार का कहना है। किसान इस बात से सरकार उनकी एमएसपी खत्म कर देगी। मोदी जी बार बार आकर के डिजिटल माध्यम से कह रहे हैं कि एमएसपी अभी नहीं खत्म की जाएगी, लेकिन साहब एमएसपी बची ही कहां, एमएसपी बची ही कहां? मान लीजिए अब इधर आइए, एमएसपी बची कैसे नहीं बची? प्राइवेट कंपनी आएगी, जाहिर बात गेहूं का दाम ज्यादा लगाएगी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी जब आएगी वो गेहूं का दाम ज्यादा लगाएगी एमएसपी के तुलना में, क्योंकि प्राइवेट है, वो उनका माल बाहर में जाता है, उन पर टैक्स ज्यादा नहीं है, और भी जो सुविधाएं हैं, उनका क्वालिटी लेबर अच्छे रखे उन्होंने, सरकारी लेबर आप जानते ही हैं, पैसा लेकिन काम नहीं करते हैं,
प्राइवेट लेबर अच्छा काम करते हैं। अब प्राइवेट आया हुआ आपकी जो गेहूं का मूल्य है सरकार से ज्यादा देगा। मान लीजिए सरकार आई तो कह दीजिए एमएसपी जो है 20 रुपए पर किलो गेहूं खरीदेंगे, और प्राइवेट कंपनी आई कह रहे कि 25 रुपए किलो खरीदेंगे। अब आदमी लालच में आकर के क्या करेगा, लालच में आकर क्या करेगा कि 25 रुपए का जो गेहूं है ना उसका जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वाले के पास, प्राइवेट वाले के पास, और वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करा चला आएगा। और ये मस्ती जो है, ये मस्ती तो समझ लीजिए इसमें नरक बन चुका है। नरक कैसे बन गया है? ये मस्ती बैठता है तो मैनेजर साहब बैठते हैं, ये गोदाम होता है मस्ती का, इसमें बैठते हैं मैनेजर साहब। इनका काम क्या होता है? जब तक चूतिया बनाना। ये क्या करते हैं, सरकारी है डिसाइड करके हम 20 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे, और इनके पास जब किसान अपना गेहूं लेके जाता है कहता है भैया हमारा गेहूं 20 रुपए किलो खरीद लीजिए, कि साहब कहता है हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास बोरा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा सामान। ये मस्ती के होते हुए भी किसान को अपने अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, ठीक है। और अब एपीएमसी के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकार एपीएमसी को बढ़ावा, एपीएमसी खत्म करके बाहरी मंडी को बढ़ावा देकर दे रही है, प्राइवेट की एंट्री करा रही है। मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, अच्छी लेख में पढ़ रहा था कि अमेरिका और जो मतलब वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं उनकी कृषि की जो व्यवस्था आज तक चरमराई पड़ी हुई है, जबकि उनकी जितनी फार्मिंग होती है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे होती है, सारा उनका पूंजीवाद की तरफ। तो भारतीय विचारधारा जो है जो पहले समाजवाद हुआ करती थी, आजकल क्या हुआ है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हम ये देख चुके हैं अमेरिका और इंग्लैंड जैसे और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर करके आज बर्बादी के रास्ते खड़े हुए हैं। तो उनसे सीख लेकर के हम क्यों फिर प्राइवेट को अपना रहे हैं, हम क्यों प्राइवेट को एंट्री दे रहे हैं? प्राइवेट को एंट्री नहीं देनी चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, या तो अगर प्राइवेट को एंट्री दे भी दे रहे हैं, ये मतलब मान लीजिए अगर 25 का इनको दे भी दे रहे हैं, ठीक है आप 25 का पेट खरीद लीजिए, लेकिन उनसे ये भी करार करवा लें कि आगे चल के मान लीजिए कि कारणों से गेहूं का दाम अचानक से बढ़ता है किसी भी कारणवश, तो आपको अपना दाम बढ़ाना होगा। और उस प्राइवेट के ऊपर मेरा राय क्या है कि उस प्राइवेट के ऊपर किसी सरकारी आदमी को या फिर किसी गांव के मुखिया को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद के उनकी निगरानी के लिए बैठाए जो कि इस बात की गवाही करे कि इन्होंने 25 रुपए किलो गेहूं कहा था, उस मौजूदा स्थिति में यह हाल था। लेकिन किसान का फसल बर्बाद हो चुका है, इस बार मांग ज्यादा सप्लाई कम है, गेहूं का दाम बहुत चढ़ गया है और इनका इतना बर्बाद हो गया कि 25 रुपए बेचेंगे इनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अपना मूल्य थोड़ा ऊपर कीजिए, अपना मूल्य बढ़ाइए, ये इसके उपाय हो सकते हैं। हालांकि इसके और भी खामियां हैं, हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मैं समय समय पे आगे और भी वीडियो बनाता रहूंगा। आज तो मेरा पहला दिन था, थोड़ा नर्वस था मैं, जल्दीबाजी भी थोड़ी थी, तो आगे से और भी अच्छा होगा। आप प्लीज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।